हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हम्म। हेलो फ्रेंड्स। पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। दो पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के बारे में पढ़ लिया था। दूसरे में हमने नम्य विनिमय दर प्रणाली के बारे में पढ़ा। दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये 12th लेवल, बीकॉम लेवल, एमकॉम लेवल तक पूछा जाता है इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर से। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप के लिए, क्योंकि ये 3 स्टेजेस में आपका आ रहा है। एमकॉम लेवल तक ये पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है पार्ट थर्ड में करने के लिए जो है वो एक तो है ये है कि इसकी मांग क्यों की जाती है, दूसरा इसकी पूर्ति क्यों की जाती है, और तीसरा जो हमें पढ़ना है इसमें पढ़ना है कि संतुलन दर क्या होता है। संतुलन दर क्या होता है, तो हम ये पढ़ने होंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है विदेशी विनिमय दर की मांग। ठीक है, कि हम विदेशी करेंसी की मांग क्यों करते हैं, हम बाहर वाली करेंसी की मांग क्यों करते हैं। तो हमें देखो बड़ा इजी सा आंसर है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली सोचोगे तो जल्दी लिख सकते हो उसे। ठीक है ना। देखो, पहला लिखा हुआ है हम बाहर की करेंसी की मांग यानी डिमांड क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमने बाहर से जो ऋण लिए हुए हैं, यानी जो हमें अंतरराष्ट्रीय जो हमने क्या लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, बाहर से जो हमने जो भी लोन उठा रखा है उसका मैं क्या कर सकूं, भुगतान कर सकूं। इसलिए मैं पहले बाहर वाली करेंसी की मांग करता हूं और उसके बाद उससे फिर मैं पेमेंट करता हूं। तो ये मांग करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, आप डीलरों से, आरबीआई ने जो जो डीलर्स बता रखे वहां से आप क्या है इसकी मांग कर सकते हो। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय, अगर आपको ऋण जो आपने बाहर से ऋण ले रखे उसकी अगर पेमेंट करनी है तो आपको उन्हीं की करेंसी में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि डॉलर में, अगर आप डॉलर यानी अमेरिका से अगर आपने पेमेंट कोई ली थी, कोई लोन लिया था और आप पेमेंट उसे रुपए में देते तो वो रुपए में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको उसको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता। तो पहले आपको डॉलर की मांग करनी पड़ेगी, इसको लेना पड़ेगा, उसके बाद डॉलर में उसको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए नंबर 2 शेष मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर के देशों को अगर आप उपहार भेजना चाहते हो, गिफ्ट भेजना चाहते हो तो उन्हीं की करेंसी में भेजोगे। नंबर 2 अनुदान के लिए, अनुदान मतलब होता है बच्चे आर्थिक सहायता, सब्सिडी टाइप की। ठीक है, तो गिफ्ट देना है या अनुदान देने के लिए भी आप अगर बाहर किसी को देना चाहते हो तो उन्हीं करेंसी में दोगे। तो पहले आपको डिमांड करनी पड़ेगी, पहले मांग करना पड़ेगा। अगर आपको बाहर के देश में निवेश करना है, बाहर कहीं आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बाहर की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप डिमांड करोगे। उसके अलावा अगर आपने बाहर से आयात कर रहे हो, अगर आप कोई माल खरीद रहे हो तो उसको फिर पेमेंट करोगे, पेमेंट उन्हीं की करेंसी में करना पड़ता है पेमेंट, इसलिए आप यहाँ पे भी क्या करोगे, पहले मांग करोगे। तो देखो कितना इजी टॉपिक था ये वाला यहाँ तक, कि हम विदेशी करेंसी की मांग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान कर सके, हम इसलिए करते हैं ताकि हम उपहार अनुदान बाहर वाले देशों में दे सके, हम बाहर वाले देशों से आयात कर सके, हम बाहर वाले देशों में निवेश कर सके। ठीक है, तो बड़ा इजी है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। डन। उसके अलावा हमारा है कि हम विदेशी विनिमय की पूर्ति यानी हम करेंसी की पूर्ति सप्लाई क्यों करते हैं, हम क्यों उन्हें करेंसी देते हैं। तो हमने बोला करेंसी इसलिए देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है कि हम यहाँ पे करेंसी क्यों देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो पहला पॉइंट है शेष विश्व को होने वाले देश के निर्यात के लिए, यानी हमने क्या करा है, हमने निर्यात करा है। हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है और हम जायज हम पैसा अपनी करेंसी में ही लेना पसंद करेंगे, इसलिए हम पहले सप्लाई करेंगे उनको पैसा, यानी वो हमारे किसी भी जगह से वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में हमें पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हर देश का आप देख सकते हो। तो इसमें था अगर आपने आयात करा तो आपको पेमेंट करना था, इसलिए आपने पहले डिमांड करी। आपके बाद आपने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप पहले सप्लाई करोगे, उनको पैसा प्रोवाइड करोगे कि रुपए में दे सके आपको पैसा या डॉलर में दे सके, जो भी आपकी करेंसी है। ठीक है ना, तो निर्यात के लिए उसने बोला। नंबर 2 शेष विश्व या विदेशों में रहने वाले गैर निवासी यानी जो बाहर के देश में रहते हैं लोग, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, द्वारा भेजा गया धन, अगर वो यहाँ पैसा भेजना चाहते हैं आपको बाहर देश से, या आपका कोई रिलेटिव यहाँ आपको क्या कहा पैसा देना चाहता है, चाहे कोई भी हो, तो किस में भेजेगा, रुपए में भेजेगा, या जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री करेंसी में भेजेगा। तो पहले वो क्या करवाएगा, उसके लिए पहले पूर्ति करवानी पड़ेगी, उसको पहले वो चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी वो करेंसी वहां पे आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा घरेलू बाजार में गैर निवासी यानी बाहर वाले सट्टा लगाना चाहते हैं, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज करना चाहते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज करना चाहते हैं, सट्टा लगाना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया में या फिर जिस भी कंट्री की आप बात करो, अगर वहां वो सट्टा लगाना चाहते हैं तो पहले उस वहां की करेंसी तो खरीदोगे ना, तो यानी वहां की करेंसी तो लेनी पड़ेगी। तो उसने बोला तो वो लेंगे और हम क्या करेंगे, उन्हें पूर्ति करवाएंगे, नहीं हम सप्लाई करवाएंगे। ठीक है ना, तो
अब याद एक और चीज आता है ना, ये सट्टा जो है ना, ये आपका वही लगता है जहां विनिमय दर बढ़ती घटती है, और वो कौन सी वाली आपकी नम में, ठीक है ना, क्योंकि सट्टा वही लगाया जाता है जहां फ्लक्चुएशन होता है, कभी रेट कम होता है कभी ज्यादा होता है, इसलिए हम पैसा लगाते हैं फिर वहां से अर्न करते हैं, ठीक है ना, तो 90 में देखा जाता है। उसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम FDI बोल देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बाहर वाली कंट्री हमारे इन्वेस्ट करना चाहती है, हमने बोला कर लो, तो डॉलर लेके तो आएगी नहीं, वो क्या करेगी, रुपए लेके आएगी, या जिस कंट्री में हो उस कंट्री करेंसी लेके आएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, तो पहले हमें उन कंपनीज को या जो भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम पहले डोमेस्टिक करेंसी प्रोवाइड करेंगे, डन। उसके अलावा हमारे पास है घरेलू बाजार में गैर निवासियों द्वारा, यानी बाहर वाले बंदे हैं वो क्या करना चाहते हैं, वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं हमारे यहाँ आकर के घरेलू बाजार में बाहर वाले बंदे आ रहे हैं और वस्तु सेवाएं खरीद रहे हैं, तो वो डॉलर पे नहीं करेंगे, याद रखना, वो रुपए ही पे करेंगे। तो रुपए पे करने के लिए पहले हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अपने घर की करेंसी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, बात यहाँ पे सीधी सीधी ये है कि हम विदेशी करेंसी की मांग क्यों होती है, तो मतलब मांग इसलिए होती है क्योंकि हमें बाहर वालों को पेमेंट करनी है। इन केस में हम हमारे देश से बाहर पैसा जा रहा है, इसलिए हम पहले बाहर की करेंसी डिमांड करेंगे, और इस केस में बाहर से पैसा हमारे करेंसी में लग रहा है तो हम पहले उनको सप्लाई करेंगे अपने घर की करेंसी, ताकि वो चीजें कर सकें, ठीक। जैसे अगर हम बाहर किसी कंट्री में अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो उन्हीं की करेंसी में खरीदेंगे, तो पहले हमें वहां की डिमांड करनी पड़ेगी। ऐसे जब बाहर वाले हमारे यहाँ आएंगे तो उनको भी हमारी करेंसी चाहिए होगी, तो हम पहले उनको सप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया, बड़ा इजी सा टॉपिक है, प्लीज एक बार से देखो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसको दोबारा भी समझा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो 2 मिनट लगा लीजिए, इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो आगे देखिए, अब हमारे पास जो अगला है टॉपिक वो है हमारे पास विदेशी विनिमय दर, ठीक है, जिसके अंदर में पढ़ना है विदेशी विनिमय दर की संतुलन दर, ठीक है। विदेशी विनिमय दर यानी विनिमय दर की संतुलन दर हम पढ़ने वाले हैं। देखो संतुलन दर क्या होती है, संतुलन दर वो दर होती है जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी जहां पे आपका मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, किस चीज की, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो जाए, उसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर में संतुलन। यानी विदेशी विनिमय दर तब संतुलन की अवस्था में होता है जब उसकी मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये मांग और पूर्ति किसकी बात कर रहा है, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, इस तरह का डायग्राम आपको बन गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, आपका डिमांड कर्व हो गया, ठीक है ना। जहां पे ये एक दूसरे को काटेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, नहीं संतुलन की अवस्था होती है। ई पॉइंट अब आपको संतुलन की अवस्था की बता रहा है। ये जो लाइन है ये आपका रेट है, यानी आर, विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज जो है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है आपका आर। यहाँ पे आपका मांग और पूर्ति बताया है, बात समझ आ गया। इस कर्व को बहुत सारे बच्चे इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा लहराते हुए भी बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरह से बन सकता है, एक ही बात है, लहराते हुए बन सकता है फ्लो में, और आप सीधा बना चाहो सीधा बना लो। डिमांड ये हो गया आपका, सप्लाई हो गया, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को काटेंगे वहां पे आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, संतुलन की अवस्था होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें मतलब संतुलन की स्थिति में, यानी जब ये संतुलन की स्थिति होगी उस टाइम पे विनिमय दर मतलब आर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। यानी इस पॉइंट को समझते हो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका, यानी जब संतुलन की अवस्था होगी, क्या होगी, संतुलन की अवस्था होगी, तो उस टाइम पे उसने बोला कि विदेशी विनिमय दर, क्या बोल रहा हूं, विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की पूर्ति, ये 2 पॉइंट बोले उसने। विनिमय दर यानी आर की बात कर रहा है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति यानी जो आपका सप्लाई की बात कर रहा है। इसने बोला इन दोनों में कौन सा संबंध मिलेगा आपको, धनात्मक संबंध मिलने वाला है, धनात्मक संबंध, या इसको प्रत्यक्ष संबंध भी बोल देते हैं, या सीधा संबंध बोल सकते हो आप इसे, या ठीक है, और डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लो ये रेट है आपके, यानी विनिमय दर आप लिख सकते हो, विनिमय दर यानी रेट, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये आपके पूर्ति का बता दिया मैंने, ये क्या है आपका पूर्ति है, लिख चुका हूं ऊपर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट बढ़ेगा, लिखा हुआ है यार, अगर रेट बढ़ेगा तो उसका मतलब सप्लाई भी बढ़ेगी, और रेट कम होगा तो
तो सप्लाई भी कम होगी, इसी को धनात्मक संबंध बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति में, विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। यानी एक्सचेंज रेट के बीच में, एक्सचेंज रेट और सप्लाई के बीच में धनात्मक संबंध है, यानी ये बढ़ेगा रेट तो सप्लाई बढ़ेगी, ये घटेगा तो ये घटेगी। साथ ही साथ इसने बोला विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की मांग, यानी यहाँ पे आप पूर्ति की जगह क्या कर दिया, इसने मांग बोल दिया, मांग यानी डिमांड की बात कर रहा है। तो उसने बोला इसमें कौन सा संबंध मिलेगा आपको, इसमें इसने बोला विपरीत संबंध यानी ऋणात्मक संबंध मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ऋणात्मक संबंध मिलने वाला है, विपरीत संबंध मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड आपको क्या मिलने वाली है, कम, और रेट जब कम होगा तो डिमांड क्या मिलने वाली है आपको, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला विदेशी मुद्रा की मांग के साथ इसका संबंध कैसा है, विपरीत संबंध है, और सप्लाई के साथ कैसा है, धनात्मक संबंध है। एक मिनट लगा के देख लीजिए आप सबका सब इसको। तो संतुलन की अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो संतुलन की अवस्था वो अवस्था होगी जहां पे मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो रही है। किसकी मांग पूर्ति, ये विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की बात कर रहा है। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, और जब ये बराबर होती है तो इसका एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे अगर आपका क्या बढ़ेगा, अगर यहाँ पे रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और रेट घटा तो सप्लाई भी घटेगी, क्योंकि सप्लाई और जो रेट है, दर और जो पूर्ति है, उसमें धनात्मक संबंध बताया गया है, और विनिमय दर और विनिमय की मुद्रा की मांग, इसमें क्या है, विपरीत संबंध बताया है। इसका मतलब मांग के केस में उल्टा संबंध है, रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम, रेट कम होगा तो डिमांड ज्यादा, और सप्लाई के केस में सीधा संबंध। डन। तो इस पार्ट को यही खत्म करते हैं। अब एक लास्ट पार्ट बनेगा बस इसका, जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाला, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।